14 जून 2009 कानपुर के लोग ऐसी खबर सुनने वाले थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कानपुर का एक मोहल्ला रतन लाल नगर। आज इस मोहल्ले का माहौल बिल्कुल अलग था। चाय की दुकानों पर जहां ठहाके और हंसी मजाक गूंजा करते थे, आज एक अजीब सा सन्नाटा था। आज लोगों की बातचीत फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। शहर के इस कोने में एक अलग ही कहानी चल रही थी। चाय की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक वीरान सी जगह पर एक गाड़ी रात भर से खड़ी थी। सब लोगों की चर्चा का विषय यही गाड़ी थी। जो भी कोई इस मोहल्ले से बाहर निकलता उसी गाड़ी को देखता, और सबसे बड़ी बात कि अंदर से कोई हरकत नहीं थी। नंबर प्लेट धूल में सनी हुई, शीशे के अंदर हल्की धुंध, न कुछ साफ बाहर से दिखाई दे रहा था और न ही बाहर गाड़ी को देखकर मंजर समझ में आ रहा था। ये गाड़ी सही सलामत तो बिल्कुल नहीं खड़ी थी। अब उस गाड़ी को देखने वालों में से किसी ने हिम्मत की और पुलिस को फोन कर दिया कि यहां पर एक गाड़ी खड़ी है, आपको इसे देखना चाहिए, ये हमें संदिग्ध लग रही है। जब पुलिस की जीप गली में मुड़ी तो सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन दिन गर्मियों के थे तो गर्मी की आहट शुरू हो चुकी थी। कार के पास पहुंचकर सब इंस्पेक्टर ने पहले नंबर प्लेट देखी, फिर पीछे सीट की ओर झांका। अंदर बोरी जैसा कुछ दिखा जो टेढ़ा मेढ़ा और भारी सा था। उस पर कहीं कहीं पर लाल लाल धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। गीलापन साफ महसूस हो रहा था। दरवाजा खोला गया, दस्ताने पहने गए और जब बोरी का मुंह धीरे से खोला तो अंदर वही था जो जाना माना चेहरा था। चेहरा सूजा हुआ, खून से लथपथ, आंखें सूजी हुई और थोड़ी सी खुली हुई, लेकिन अभी शरीर में कोई आवाज नहीं थी। शरीर पर धारदार हथियार से 20 से 25 वार किए गए थे। सिर पर किसी भारी हथौड़ेनुमा चीज से वार किया गया था। शरीर के बाकी हिस्सों पर नुकीले और तेजदार हथियार के घाव थे। यह गुस्से में लूटपाट या एक दो वार करके भाग जाने वाली हत्या नहीं थी। ये एक रिवेंज टाइप हत्या लग रही थी, जिससे बदले की आग में बहुत ज्यादा बर्बरता की गई हो और तब तक मारा गया हो जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं टूट गई हो। हमलावर ने यह सुनिश्चित किया था कि इस बंदे को उठने का मौका तक नहीं मिले। अगर इस कहानी को डिटेल में जानने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। 13 जून की शाम को क्या हुआ था। एक न्यूज एंकर ब्रजेश गुप्ता, जो अपना एक चैनल चलाते थे, अपने न्यूज चैनल की सीढ़ियां उतरते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें उनकी पुरानी दोस्त कनिका ग्रोवर का फोन आता है। ब्रजेश पहले तो कनिका का फोन देख के थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर वो फोन उठा लेता है। फोन उठाने के साथ ही कनिका उससे बात करना शुरू कर देती है। कनिका कहती है, ब्रजेश देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ। हमारा परिवार अब तुमसे गिला शिकवा नहीं रखता है। हम जान चुके हैं कि हमारे पिताजी को जेल भिजवाने में तुम्हारा हाथ नहीं था। मेरे दोनों भाई हन्नी और बन्नी भी ये बात समझ चुके हैं। मम्मी को भी अब तुम्हें बुरा भला कहने पर पछतावा है। मम्मी भी चाहती है तुमसे मिलने, तो काम करो, आज मेरे घर आ जाओ। कनिका के पिता की गिरफ्तारी ही वो वजह थी जिसकी वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी, कहासुनी हो गई थी और एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। लेकिन अब ब्रजेश को लग रहा था सब कुछ ठीक हो रहा है, लोगों की गलतफहमी दूर हो रही है। और एक बार फिर से कनिका, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, जो कि दोस्ती से थोड़ी आगे भी थी, उसे फोन करके सॉरी बोल रही है तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर कनिका ने कहा कि तुमसे कोई भी नाराज नहीं है और माँ भी तुमसे मिलना चाहती है। हम एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए ब्रजेश, एक नई शुरुआत की। और फिर उसने बोलना शुरू किया कि कनिका, मैं जानता था एक दिन सच तुम्हारे सामने आ ही जाएगा और तुम सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कनिका ने फोन पर कहा, तुम जल्दी मुझे मस्जिद के सामने मिलो और यहीं से मुझे पिक करो और घर ले चलो। ब्रजेश इससे पहले कुछ कहता, कनिका ने फोन काट दिया। अब ब्रजेश गाड़ी से अपने रास्ते निकलता है और रास्ते में सोचता है कि अपने भैया को क्या कहूंगा। 13 जून की शाम अब ढलने वाली थी। गर्मी भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन हवा में हल्की चिपचिपाहट थी। शहर की सड़कों पर रोज की तरह ट्रैफिक, हॉर्न, ठेले, भीड़ सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। गौशाला चौराहे पर ब्रजेश गुप्ता अपने बड़े भाई प्रभात से मिला। ब्रजेश थोड़ा जल्दी में था क्योंकि उसे कनिका को घर पर लेकर जाना था। चेहरे पर थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी हड़बड़ाहट और थोड़ी सी भागदौड़ वाला तनाव। उसने भाई से कहा उसे चैनल की एंकर कनिका को घर छोड़ने जाना है, बाद में आकर बात करता है। एक नॉर्मल सी बात, जैसे रोजमर्रा की हमारी सैकड़ों बातें होती हैं अपने परिवार वालों से। लेकिन किसे पता था कि ये मुलाकात आखिरी है। शाम से रात हो गई, घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ती गई। घर वालों को चिंता होने लगी। ब्रजेश के फोन पे फोन किया गया तो फोन स्विच ऑफ। पहले तो फोन किसी ने उठाया नहीं, लेकिन बाद में स्विच ऑफ हो गया। फिर परिवार वालों ने सोचा कि न्यूज चैनल में काम करता है, कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए हो सकता है फोन स्विच ऑफ हो गया हो या बैटरी खत्म हो गई हो। लेकिन फिर भी टेंशन बढ़ने लगी। बार बार कॉल करके सहयोगी से पूछा गया, चैनल में फोन करके पूछा गया, घर वालों से पूछा गया, रिश्तेदारों से पूछा गया, लेकिन सबने यही कहा, यार हमें तो नहीं पता। किसी ने कहा कि अभी तक तो यहाँ नहीं आया, किसी ने कहा कि यहाँ से चला गया। अब माँ की आंखों में डर उतरने लगा। भाई बार बार दरवाजे तक जाता, सोचता कि शायद कोई आया है, लेकिन फिर लौट आता। ऐसा करते करते सुबह हो गई और सुबह का मंजर यह है कि पुलिस ने पूरे सीन को घेर लिया। आसपास की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगे, कुछ सिर्फ चुपचाप खड़े देखते रहे कि हो क्या रहा है। खबर फैलते फैलते ब्रजेश के घर तक पहुंची,
परिवार के लिए यह खबर सिर्फ मृत शरीर मिलने की नहीं थी, बल्कि एक झटके में दुनिया उजड़ने जैसी थी। रात भर जिस इंसान के सुरक्षित लौटे आने की उम्मीद की जा रही थी, अगली सुबह वही कार, वही शहर, वही आसमान, लेकिन हालात बदल चुके थे। घर वालों की दुनिया उजड़ चुकी थी। तफ्तीश शुरू हुई तो सारी डोरियां वापस उसी बिंदु पर आकर जुड़ने लगी। कल शाम की आखिरी बात, कनिका को घर छोड़ने जा रहा हूं। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और रिश्तों की परतें खुलने लगी। पुलिस ने कनिका ग्रोवर और उसके घर वालों से पूछताछ शुरू की। बाहर से सामने दिखने वाले उस घर की दीवारों के भीतर समय के साथ एक दूसरी कहानी सामने आने लगी। तनाव, रंजिश, आरोप और धोखा। धीरे धीरे यह शक कि ब्रजेश की हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं किया है, क्योंकि अनजान व्यक्ति इतनी बर्बरता नहीं करता, वह वहां से भागने की फिराक में होता है। ये किसी जानकार ने की है जो रंजिश रखता है ब्रजेश से। ये बिल्कुल साफ हो गया था। किसी नजदीकी ने की है, किसी जान पहचान वाले ने की है, और जो खुन्नस खाए बैठा था। जांच आगे बढ़ती गई। फर्श पर साफ किए गए खून के निशान दिखाई दे गए। घर के अंदर के साक्ष्य और गिरफ्तार आरोपियों के बयान एक दूसरे से मिलने लगे। धीरे धीरे यह तस्वीर उभरने लगी कि उस रात ब्रजेश को वहीं पर बुलाया गया था। कनिका ने फोन करके बुलाया था। वहीं पर उसके भाई हन्नी और बन्नी भी मौजूद थे। मुकदमे के अनुसार ग्रोवर परिवार को लगता था कि ब्रजेश गुप्ता ने कनिका के पिता राजेंद्र ग्रोवर की गिरफ्तारी में मदद की थी, जो खुद एक हिस्ट्री सीटर था। अब सोचिए, एक हिस्ट्री सीटर है, पता नहीं किस केस में अंदर चला गया हो, किसने उसकी मुखबिरी कर दी हो, लेकिन सबसे ज्यादा शक हमारा किस पे जाता है, जिससे हम जलते हैं। ये अपने आस पड़ोस वालों पर जाता है। वही यहां पर हुआ। इतना सब रौब रुतबा, हिस्ट्री सीटर होते हो, रौब रुतबा तो होना ही था। आसपास में रौब, इज्जत, और यहां तक कि कनिका को भी उसके पिता गिरफ्तार होने के बाद न्यूज चैनल से आराम दे दिया गया। उसको नौकरी छोड़नी पड़ी, अदालतों के चक्कर काटने पड़े, और इन सबका जिम्मेदार मानते थे वो ब्रजेश को। ब्रजेश को जब कनिका के पिता की हकीकत मालूम हुई तो उसने कनिका से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, और ये कनिका के लिए बदला लेने की दूसरी वजह बनी। यही वजह थी जिनकी वजह से कनिका और उसके परिवार को ब्रजेश से बदला लेना था। इसी रंजिश के चलते जो अदालत में जो पक्ष रखा गया था, उसमें ये बात क्लियर हो गई कि घटना के वक्त ब्रजेश कुमार को उसके घर पर बुलाया गया। घर पर ही उसके धारदार हथियार और सिर पर हथौड़े से चोट मारी गई। उसके बाद शव को गाड़ी में लादकर कहीं और फेंक दिया गया। हमले का तरीका, हमले की तैयारी और हत्या के बाद लाश को छुपाने और सबूत मिटाए जाने की कोशिश से यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि अचानक आवेश या गुस्से में आकर यह क्राइम नहीं किया गया था। यह एक सोची समझी साजिश और पहले से तैयार किए गए प्लान का हिस्सा था। साल बीतते गए, केस फाइलें मोटी होती गई, गवाहों के बयान दर्ज होते रहे, अदालत की तारीखें आती रही जाती रही, लेकिन परिवार हर सुनवाई में यही उम्मीद लेकर जाता कि कभी तो सच अपना चेहरा दिखाएगा, कभी तो इंसाफ मिलेगा। आखिरकार लगभग 16 साल बाद 2025 में अदालत ने फैसला सुनाया। कई नाम, कई चेहरे और कई बहानों के बीच निकलकर कोर्ट ने कहा, हाँ, ब्रजेश की हत्या हुई थी। हाँ, यह सामान्य हत्या नहीं, योजनाबद्ध और बेहद बर्बर अपराध था। और हाँ, इसके जिम्मेदार लोग उन्हीं में से थे जिनके साथ कभी उसने काम किया था, उन पर भरोसा किया था। कनिका के भाई हन्नी और बन्नी, और उनका एक चाचा, और साथ में उसकी मां, जिसने सबूत मिटाने और खून साफ करने में उनकी सहायता की थी। जज की आवाज कोर्ट रूम में गूंजती है कि इनको आजीवन कारावास दिया जाता है। परिवार की आंखों में संतोष और दर्द के साथ मिले जुले भावनाएं तैरती है। इंसाफ मिला, लेकिन बहुत देर से। इतना देर कि जिन सालों में ब्रजेश का परिवार अपना करियर, अपने बच्चों या अपने सपनों को आगे बढ़ा सकता था, ब्रजेश का भाई, ब्रजेश के माता पिता, वो सब उन्होंने अदालत के चक्कर काटने में बर्बाद कर दिए। तारीखों और बहसों में उनके वो कीमती साल चले गए, लेकिन फिर भी इंसाफ तो इंसाफ है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर क्राइम स्टोरी के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा होता है। ब्रजेश गुप्ता का सवाल हमारे सामने ये केस छोड़कर जाता है। रिश्ते, अहंकार, ईगो और बदले की आग, क्या मिलता है इससे? आग सिर्फ अकेले को नहीं जलाती है। आग के लपेटे में जो आता है वो सब जलकर राख हो जाता है। गलतफहमी थी, दूर की जा सकती थी। और पिता उनका हिस्ट्री सीटर था, वो क्रिमिनल था। ये बात उन्होंने क्यों नहीं समझी? पिता के जेल जाने की वजह ब्रजेश को माना उन्होंने, ये नहीं माना कि उनके पिता ने क्राइम किया है इसलिए जेल गए हैं। अपनी असलियत को नहीं स्वीकार किया। दूसरों पर आरोप लगाते गए, दूसरों से दुश्मनी पाल ली, रंजिश पाल ली, साजिश रची, और फिर पूरा परिवार, कनिका के दोनों भाई, कनिका की मां, बाप पहले से जेल में था, अपना परिवार भी बर्बाद किया, ब्रजेश का परिवार भी बर्बाद किया। तो सीधी सी बात यह है, अहंकार और बदले की आग इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है। इसलिए इस आग से बचो, अपने अंदर की ईगो को थोड़ा सा लगाम दो। और एक समाज के तौर पर हमें यह सबक लेना चाहिए कि हमें किसी के साथ भी, किसी पर भी भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी से किसी बात पर बहस है, किसी से किसी बात पर खुन्नस है, तो उसे निकालने के लिए इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए। रिजल्ट क्या निकला? 2 परिवार बर्बाद,
और 2 जिंदगियां चली गई। 2 परिवार बर्बाद हो गए और एक नौजवान जो अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, अपने परिवार के सपने पूरे करने में लगा हुआ था, अपनी जिंदगी बनाने में लगा हुआ था, वो भी चला गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।